नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त। और मेरा नाम है अंकित त्यागी। सवाल इंडिया का इस वक्त हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर स्पीकर महाराष्ट्र राहुल नावरेकर ने अपना कुछ दिन पहले फैसला सुनाया था। उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया था शिवसेना के बहुमत परीक्षण की बात को, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे अब इसके जो उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया था। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि असली शिवसेना कौन है, यह तय करने के लिए महाराष्ट्र स्पीकर के विधायी बहुमत के परीक्षण पर निर्भर रहना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से 1 अप्रैल से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की इसी आपत्ति पर भी सुनवाई करेगा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। असली शिवसेना बहुमत परीक्षण से तय करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। यह एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इस पर सवाल उठाए हैं। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, पहले भी उद्धव ठाकरे गुट को जो थोड़ी राहत मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि जो उस वक्त के स्पीकर थे और जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो शायद वो सरकार दोबारा उनकी बन सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रमुख बातें कही हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बड़ा सवाल यहां पर उठाया है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा है कि क्या ये सवाल पूछा है कि क्या जो स्पीकर का फैसला था, ये जब उन्होंने तय किया कि असली शिवसेना कौन है और एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था, तो उन्होंने जो विधायी मंडल में जो बहुमत है उस पर अपनी निर्भरता रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान पीठ का इस मामले में जो 2023 में जजमेंट आया था, क्या ये उसके खिलाफ नहीं है? क्योंकि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विधायी मंडल में बहुमत है या नहीं, असली पॉलिटिकल पार्टी कौन है, ये तय करने के लिए ये निरर्थक होगा, इसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया, लेकिन स्पीकर ने तो विधायी मंडल में ही बहुमत को देखा है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायिका की एक पार्टी और जो विधानसभा के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अंतर को भी स्पष्ट किया था। तो काफ़ी बड़ी ये टिप्पणी है। सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। ये कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, एक टिप्पणी है, एक ओरल टिप्पणी है। इधर शिंदे ग्रुप की तरफ से हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया कि जालसाजी की गई थी, कागजातों में साइन गलत बताए गए थे। वो स्पीकर ने अपने आदेश में भी लिखे थे। तो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड को स्पीकर कार्यालय से तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इस मामले की एक अहम सुनवाई होगी। ये भी शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में बनता है और हाई कोर्ट में वो पहुंचे भी हुए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दों पर अपनी सुनवाई तय की है कि वो सब मुद्दों पर सुनवाई करेंगे और अंतिम फैसला इस पर देंगे। इधर उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वो पेश हुए। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सीधे कहा था कि विधायी जो विधानमंडल में जो बहुमत है उसको असली शिवसेना तय करने में नहीं देखा जाएगा। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से तय होगा। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ने ठीक उसका उल्टा किया है। तो एक बड़ा मामला है, बड़ी सुनवाई यहाँ पर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी, क्योंकि यहाँ पर सिब्बल ने ये भी कहा कि समय बहुत कीमती है इस मामले में। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था, शिंदे गुट ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है। अक्टूबर-नवंबर में दोबारा विधानसभा। ठीक है आशीष, इस मामले पर वापस आएंगे, क्योंकि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय बड़ा कीमती है और सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद ही जब स्पीकर पर डेडलाइन का प्रेशर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाके ये फैसला आया। अब ये एक बार फिर से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इसमें फिर से बातचीत की जाएगी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर ले चलते हैं आपको, जहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से हमला किया। लगता है 2024 की जो प्रधानमंत्री की एक पूरी थीम है हमले की, वो परिवारवाद को लेकर एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री करते दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब देश के जो कानून थे वो यहां लागू नहीं होते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली है और अब पूरे देश में योजनाओं का लाभ भी कश्मीर के लोगों को मिल रहा है।
परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। वहीं एनडीटीवी की डिफेंस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा व्यवस्था में भारत की मजबूती पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का नजरिया भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले की सरकारें देश की क्षमता पर उतना भरोसा नहीं करती थी, वे संशय में रहती थी। अब देश में ही मॉडर्न हथियार बनने लगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि विपक्ष इस तरह से फेल क्यों हो रहा है। मजबूत विपक्ष सबको चाहिए। नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, हमारी ये निश्चित धारणा है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कमजोर हो रहा है उसके लिए अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। आपने लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका के बारे में, जो कि एक निराशाजनक सी भूमिका है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, आपने जिक्र किया उसका। लेकिन मैं आप पर ये इल्जाम लगा सकता हूं कि आपकी पार्टी तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है विपक्षी नेताओं की। विपक्षी नेताओं का इंपोर्ट बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है। नहीं, विपक्षी नेताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए और उनको लगता है कि उनकी पार्टी इस समय देश को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है और अकेले यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है, एनडीए ही देश को आगे ले जा सकती है और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही यह देश आगे जा सकता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चल कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है। आप लोग कितने सेंसिटिव हैं, कितने रिस्पॉन्सिव हैं, इसका एक उदाहरण ये है कि आसनसोल से एक कैंडिडेट दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप लोगों ने बदल दिया। इसके पीछे क्या सोच रहती है? सोच तो यही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई हमारा कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि डेरिगेटरी हो, अपमानजनक हो अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो।
यह प्रिकॉशन लेना चाहिए। और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया। अलायंसेस इतने आपके पास हैं, इतने सारे अलाइज हैं, उसके बाद भी आप लोग रुक नहीं रहे हैं। अब पहले नीतीश, फिर नवीन बाबू, और हमको लगता है फिर दक्षिण से भी कुछ ले आएंगे। कितना ग्रैंड से कितना ग्रैंड अलायंस चाहिए? नंबर ऑफ एलाइज उसी के साथ बढ़ेंगे जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल के पास इतने लोग नहीं जा सकते। दिल्ली में एनडीटीवी का पहला डिफेंस समिट इस वक्त चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए जनता के बीच एनडीटीवी की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी वाइब्रेंट मीडिया कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करती है और यह दोनों एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। इसलिए आज़ादी के बाद से ही हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ने ही मीडिया की आज़ादी पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर बराबर बल दिया है। मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट मीडिया कल्चर है और एनडीटीवी उस वाइब्रेंट मीडिया कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि इमरजेंसी के काले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो मीडिया की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता है। वह इमरजेंसी का ही दौर था जहां मीडिया की स्वतंत्रता को दबाया गया, कुचला गया, जहां अखबारों में छपने से पहले आर्टिकल्स पढ़े जाते थे, जहां अखबारों की हेडलाइंस एक पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होती थी, जहां सरकार का विरोध करने पर पत्रकारों को जेल भी भेजा जाता था, और केवल जेल ही नहीं भेजा जाता था, मैं इमरजेंसी के दौरान स्वयं जेल में रहा हूं, पत्रकारों को प्रताड़ित भी किया जाता था। उड़ीसा में बीजेडी की एक प्रेस रिलीज ने एनडीए के साथ उसके गठबंधन की ओर इशारा किया है, जिसके बाद से बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उड़ीसा में एक बार फिर से एनडीए में 15 साल बाद शामिल हो सकती है बीजेडी। बीजेडी उड़ीसा के विकास के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की चर्चा है। गठबंधन हुआ तो लोकसभा, विधानसभा दोनों के लिए होगा। जीती हुई सीटों के आधार पर हो सकता है सीटों का बंटवारा। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी रैलियों के साथ नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बिहार में इंडिया अलायंस ने एक बड़ा दांव खेला है। इंडिया गठबंधन ने बिहार उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रस्ताव रखा है चिराग पासवान के पास। चिराग पासवान जिन्होंने अब एक नई पार्टी बनाई है अपने पिताजी के नाम पर। चिराग पासवान को बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। एनडीए से बातचीत के बीच इंडिया गठबंधन का ये जो प्रस्ताव है, इसने मामला जो है वहां पर गरमा दिया है। इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव पर एलजेपी रामविलास में इस वक्त मंथन जारी है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के समन पर पेश नहीं होने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च के लिए समन जारी किया है। ईडी ने कोर्ट में दूसरी बार शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल उसके समन का मान नहीं कर रहे और पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक 8 समन भेजे हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आखिरी समन पर उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा था कि 12 मार्च के बाद की कोई तारीख दें, तब तक उनके सवालों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे। हालांकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आमने सामने पूछताछ करना चाहती है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार समन भेजा है और शनिवार 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले में जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 12 मार्च के बाद पेश होने को तैयार हैं। हालांकि उनका कहना था कि ये समन इलीगल ही है, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो 12 मार्च के बाद पेश होने को तैयार हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो पेश होना चाहते हैं। जिसके जवाब में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में अपील की, शिकायत की अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल समन भेजने के बावजूद, ईडी के समन भेजने के बावजूद, 8 समन भेजने के बावजूद भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को ही अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल 5 समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, तब ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट का रुख किया था और उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होना था। तो अब जब 5 समन के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं आए, तब ईडी ने अदालत में शिकायत की। उसके बाद जब 3 समन और हो गए और 8 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, तब ईडी ने दूसरी शिकायत जो है वो अदालत के सामने की और अदालत ने समन भेजा है। इस पूरे से एक बात साफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात कही थी, उसके ही जवाब में ईडी जो है वो अदालत आई और शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर 16 मार्च के 2 समन हो गए, तो कोर्ट ने दोनों को ही एक तरह से क्लब कर दिया है और 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को फिजिकली कोर्ट के सामने पेश होना होगा और ये बताना होगा कि आखिर क्या वजह है। अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने मौखिक रूप से ये बताई तो है, मीडिया में भी सबको बताई है, लेकिन अभी तक कोर्ट के सामने मामला जो है नहीं गया है। तो कोर्ट के सामने वो पहली बार ये बताएंगे कि आखिर क्यों वो ईडी के समन को नहीं मान रहे और क्यों अभी तक 8 समन भेजने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं 2018 में अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में 30 हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 30 हजारी कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को जुर्माना भी भरने का कहा है। जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी। दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध को लेकर पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। 25 मई 2018 को सत्र अदालत ने लड़की की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम पर हत्या की साजिश और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया था और 9 दिसंबर 2023 को अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। क्या बोलूं मैं, अब उन्होंने तो अपना फैसला सुना ही दिया। हमने तो फांसी की सजा बोली थी, सब दुनिया ने यही बोला था उस टाइम की फांसी की सजा होनी चाहिए उनको सबको, पर यही है ना, कानून ही हमारा ऐसा क्या कर सकता है। ऐसी सजा से क्या, कम से कम एक को तो फांसी की सजा होती है। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, जिन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया, कम से कम उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए थी ना। चलो 2 को उम्र, हाँ 2 को उम्र कैद हुई थी, एक को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी जिसने मेरे बेटे को मारा, कत्ल किया जिसने। तीनों दोषियों में से अदालत ने किसी को भी फांसी की सजा नहीं, किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है। दिल्ली के चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने तीनों दोषियों अकबर अली, उसकी पत्नी शहनाज बेगम और साले सलीम अली को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ये मामला 1 फरवरी 2018 का है। तब दिल्ली के रघुबीर नगर में रहने वाले पेशे से फोटोग्राफर अंकित सक्सेना को उनके घर के पास ही मार दिया गया था। दरअसल अंकित सक्सेना एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था और 1 फरवरी को दोनों ने
भागकर शादी करने का फैसला किया था। इसके बाद रात के वक्त जो अंकित की प्रेमिका थी वो अपने घर वालों को घर में बंद कर बाहर जाने लगी और जाते जाते उसने अपने पिता से कहा कि वो अंकित से शादी करने वाली है। इसके बाद अंकित की जो प्रेमिका थी वो टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पहुंची और वहां पर वो अंकित का इंतजार कर रही थी। इसी बीच जो प्रेमिका के पिता अकबर अली हैं उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहकर घर का दरवाजा खुलवाया। उसके बाद अकबर अली अपनी पत्नी, अपने नाबालिग बेटे और साले सलीम के साथ अंकित के घर पहुंचा। अंकित उनको वहां पर नहीं मिला। इसके बाद वो घर के पास ही चौराहे की तरफ गए जहां पर अंकित खड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। अंकित की मां ने बीच बचाव किया, लेकिन इसी बीच जो अकबर अली है उसने बकरे काटने वाले एक बड़े चाकू से अंकित के गर्दन पर हमला किया, जिससे तुरंत उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसने अकबर अली, उसकी पत्नी शाहनाज बेगम और उसके साले सलीम को गिरफ्तार किया था, जबकि जो अकबर अली का नाबालिग बेटा है उस पर भी मामला चल रहा है और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उस पर मामला चल रहा है। तो उस मामले में अब 6 साल बाद ये जो फैसला है वो आया है। हालांकि अंकित की मां ने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। जो अंकित के पिता हैं वो इस हत्या के 3 साल के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई थी। तो अंकित की मां अब घर में अकेली रहती है। अंकित बहुत ही होनहार फोटोग्राफर था और उस वक्त इस मामले को मीडिया में बहुत कवरेज मिला था। ये मामला काफी सुर्खियों में था और चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा था इसलिए मामला काफी हाईलाइट हुआ था और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी और आखिरकार इस मामले में जो अंकित सक्सेना है उनको अब जाकर न्याय मिला है, उनके परिवार को। और इसमें जो दोषी थे तीनों उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। चलिए, तो ये पूरा जो मामला है इससे काफ़ी सनसनीखेज इस समय का मामला था और कम से कम अब इस मामले में दिखाई पड़ रहा है कि आखिरकार कानून ने अपना काम किया है। आगे बात करते हैं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे की, जहां पर धमाके के आरोपी की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आरोपी एक बस में सफर करता दिखाई पड़ रहा है। इस आरोपी की खबर देने के लिए एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। खेलों की दुनिया के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर यह आई है, खासतौर से चेस की दुनिया के लिए। ग्रैंड मास्टर और दुनिया के विश्व प्रसिद्ध जो एक चेस खिलाड़ी थे, वर्ल्ड चैंपियन दिग्गज शतरंज के खिलाड़ी गैरी कैस्परोव, जो रूस के रहने वाले हैं, उन्हें रूस की वित्तीय मॉनिटरिंग एजेंसी ने टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की लिस्ट में, यानी आतंकवादी और उग्रवादी की लिस्ट में शामिल कर दिया है। सोशल मीडिया पर कैस्परोव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की और खुलकर रूस की आलोचना करते हुए कहा कि उनके कई फैंस उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। 60 साल की गैरी कैस्परोव के इस लिस्ट में शामिल किए जाने का मतलब है कि अब उन्हें रूसी बैंक से ट्रांजैक्शन के वक्त पहले वहां की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। पिछले 10 साल से अमेरिका में रह रहे कैस्परोव अमेरिका के रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध में जो मदद किए जाने की नीति है, यह कहकर उसका समर्थन कर रहे हैं कि रूस में जनतांत्रिक बदलाव के लिए यह बेहद जरूरी है। आपको बता दें, गैरी कैस्परोव जो वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके एक बड़े क्रिटिक के रूप में देखे जाते हैं, आलोचक के रूप में देखे जाते हैं। कल हमने मालेगांव से 13 साल के बच्चे की बहादुरी और समझदारी का एक वीडियो आपको दिखाया था। वीडियो में बच्चा मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि तभी एक तेंदुआ घर में घुस आया। इस बच्चे ने तेंदुए को सामने देखकर बिना घबराए बहुत सूझबूझ से चुपचाप टेबल से वो नीचे उतरा और उसके बाद कमरे के बाहर निकल गया। साथ ही उसने कमरे के दरवाजे की बाहर से कुंडी भी लगा दी। सोशल मीडिया पर बच्चे की जमकर तारीफ हो रही है। आज हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने उसी बच्चे से बातचीत की। आपके सामने अगर तेंदुआ अचानक आ जाए तो आप क्या करोगे? सहम जाएंगे, विचलित होकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी क्षति पहुंचे, आपके आसपास
लोगों को क्षति पहुंच सके या फिर सूझबूझ से, बड़ी बहादुरी और समझदारी से वहां से निकल जाएंगे। कुछ ऐसा ही किया है मोहित अहिरे नाम के एक बच्चे ने। 12 साल का ये बच्चा है, महाराष्ट्र के मालेगांव में रहता है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो रही हैं। हर जगह उसकी बहादुरी, समझदारी, सूझबूझ की तारीफें हो रही हैं। और मोहित अहिरे इस वक्त हमारे साथ सीधे मालेगांव से जुड़े हुए हैं। जूम इंटरव्यू उनका हम कर रहे हैं। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेरों बधाइयां। हर जगह आपकी बहादुरी की, सूझबूझ की तारीफें हो रही हैं। क्या कहेंगे, कहां से इतनी बहादुरी और हिम्मत ले आए आप? मतलब मुझे बचपन से थोड़ा डरने लगता है। अच्छा, ठीक है। तो हमने तो सीसीटीवी में देख लिया कि हुआ क्या था। अब जरा अपनी जुबानी आप बताइए कि हुआ क्या था। आंखों देखी आपने, क्या देखा, क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप, कब की बात है ये, क्या समय हो रहा था, और जो देखा आपने जरा आंखों देखी बताइए। मैं है ना सुबह 7:15 पे ऑफिस पे आया था। तो फिर है ना पापा नानी को चले गए। तो फिर उसके 15 मिनट बाद है ना वो कुछ लोग रास्ते पे भाग रहे थे। मैंने देखा वो भागो भागो कर रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा उनका ही कुछ होगा। तो फिर ना उसके 1-2 मिनट में बिबटे आया, तेंदुआ। वो आया, मैं इधर बैठा था ऑफिस में। वो आया ना, मुझे लगा कुत्ता होगा, 1-2 मिनट खड़ा रहेगा, चला जाएगा। मैंने तब ध्यान नहीं दिया। आगे जाके देखा तो वो तेंदुआ ही था। इसलिए है ना मैंने बिना आवाज करके नीचे उतरा टेबल से और दरवाजा लगा के पापा के पास गया। पापा को बताया। पापा कपड़े पहन के आ गए इधर देखने के लिए तेंदुआ ही है या नहीं। तो फिर पापा उस तेंदुए के पीछे है ना 2 पुलिस ऑफिसर भी आए थे। उनको कोई कुछ पता नहीं था वो तेंदुआ है अंदर ऑफिस में, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। तो फिर वो तेंदुआ निकला नहीं। तो फिर पापा आए, पापा ने बताया अंदर तेंदुआ है, तो उन्होंने वो शेटर लगा लिया। लगाने के बाद पापा देखने गए थे अंदर तेंदुआ है या नहीं। देखने गए तो उसने अटैक किया, कांच फोड़ डाला। आप ये कह रहे हैं कि आपको लगा शायद कोई कुत्ता अंदर आया था, तो इसका मतलब ये कि आपने इसके पहले कभी तेंदुआ देखा नहीं है, आप समझ नहीं पाए कि तेंदुआ अंदर प्रवेश आपके सामने से निकल के चला गया? मैं गेम खेल रहा था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुत्ता होगा। चलिए, सुरक्षित हैं ये बच्चे और इनके आसपास के लोग, और इनकी समझदारी से उस तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ भी लिया गया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।